हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री द यूनिट नंबर 1 ऑफ CSIR लाइफ साइंसेस एग्जाम्स। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। तो आज मैं जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी वहाँ से हर साल लगभग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड फॉर शॉर्ट गारंटी है कि इस साल भी उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बायोकेमिस्ट्री यूनिट का। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए बात शुरू कर देते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आया हुआ है CSIR में 2024 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है कि NAD प्लस सेलेनियम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एंड मोलिब्डेनम को हमें ग्रुप 2 के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट जो NAD प्लस है ये किसके साथ मैच हो जाएगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ ये मैच होगा हमारा। क्यों? क्योंकि जो NAD एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन मेनी लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस। नेक्स्ट इज सेलेनियम। तो सेलेनियम हमारा किसके साथ मैच हो जाएगा? ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। क्यों? क्योंकि सेलेनियम इज द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। नेक्स्ट इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट हमारा किसके साथ मैच हो जाएगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, बिकॉज इट एक्ट एज अ कोफैक्टर। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 4। नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम मुझे बताओ किसके साथ मैच होता है? तो ये मैच हो जाएगा नाइट्रोजिनेज के साथ। ये एंजाइम कहाँ पर हमारा वर्क करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और मोलिब्डेनम का इसमें क्या फंक्शन है? इट इज अ की मेटल ऑफ दैट एंजाइम। अंडरस्टूड? तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पर ये मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये 2013 में CSIR में पूछा जा चुका है और इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट से पक्का ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन exhibits Michaelis-Menten kinetics and on doubling the enzyme concentration while maintaining substrate उतना ही। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि क्या चेंज होगा एंड किस बारे में पूछ रहा है? Kmax एंड Vmax के बारे में। तो आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो कोई भी एंजाइम है, हमारा जो कोई भी एंजाइम होता है वो किसी भी रिएक्शन में जो होता है वो किस एक्टिविटी से काम करता है? सिर्फ वो लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, राइट? दैट मीन्स जो सबस्ट्रेट है वो फॉरन जो है प्रोडक्ट में बनता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एंजाइम तो डबल कर दिया पर सबस्ट्रेट तो उतना ही है। एंजाइम आपने डबल कर दिया बट सबस्ट्रेट तो उतना ही है। और क्या पूछा? Km और Vmax। तो इसका मतलब हमें इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो Km क्या होता है? बहुत आसानी से समझ लीजिए, ये होती है एफिनिटी, इनवर्स ऑफ एफिनिटी। ठीक है, इनवर्स ऑफ एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू इट्स सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या होगा? Km जितना कम होगा एंजाइम उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, समझ गए? Km और एंजाइम में कैसा रिश्ता है? इनवर्स। और Vmax क्या है? सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारा कब हो सकता है? जब हमारा एंजाइम जो है डबल हो जाए, है ना? एंजाइम हमारा बढ़ा दो तो सबस्ट्रेट के साथ जल्दी जल्दी बाइंड करेगा और प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट कर देगा, यही है। लेकिन क्या इससे उसकी Km पे कोई फर्क पड़ेगा? एंजाइम आप मतलब कितना भी ऐड कर दो पर सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी तो वही रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Km will remain the same but Vmax will increase। अब आपको बस यहाँ ये दो चीजें पता होनी चाहिए थी, Km and Vmax। ठीक है, तो Km आप हमेशा याद रखो, it is the affinity of the enzyme to bind with the substrate but in the reverse, in the inverse ratio, in the inverse proportion। Km जितना कम एंजाइम की कैपेसिटी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 2017 में आया हुआ है। ये क्या पूछ रहा है? एन एंजाइम कैटालाइजेस अ रिएक्शन बाय। ये तो अभी हमने बात करी, क्या कर देता है हमारा एंजाइम? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम कर देता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 2019 में आया हुआ है, जो हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमें करेक्ट पे टिक करना है फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम्स अफेक्ट डेल्टा जी बट नॉट के इक्विलिब्रियम। एंजाइम्स अफेक्ट के इक्विलिब्रियम बट नॉट डेल्टा जी। तो इसका ऑप्शन, सबसे पहले तो हमें इस बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डेल्टा जी के बारे में पता होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो ये क्या होता है, डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो एंजाइम जो होता है हमारा, वो इस चीज को कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम, हमें इसके बारे में भी पता होने चाहिए। तो ये क्या होता है, ये मैथमेटिकली जो होता है वो डेल्टा जी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी को ही हमारा एंजाइम कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, के इक्विलिब्रियम भी अनचेंज रहेगा। हमारा एंजाइम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, सी, एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। एंजाइम कैटालिसिस इन्वॉल्व्स प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम और जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट कॉजेस स्ट्रेन, यस, सम सबस्ट्रेट कैन कॉज द स्ट्रेन, ओके। नेक्स्ट इज एंजाइम डू नॉट एक्सेलरेट रिवर्स रिएक्शन, डू नॉट एक्सेलरेट रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, सोच सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंजाइम कैटालिसिस इन्वॉल्व्स एसिड बेस केमिस्ट्री। दिस इज तो ट्रू, हाँ सही बात है, ऐसा करता है एंजाइम, क्योंकि कई एंजाइम क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक अमीनो साइड चेन जैसे कि एस्पार्टेट को यूज करते हैं टू एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कैटालिटिक प्रोसेस। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि एंजाइम्स डू नॉट एक्सेलरेट द रिवर्स रिएक्शन। वाई, क्योंकि एंजाइम जो है वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो लोअर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ही फॉरवर्ड रिएक्शन जा सकता है, जितना भी फॉरवर्ड रिएक्शन जा सकता है उतना ही रिवर्स भी जा सकता है। तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट करता है रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन को भी एक्सेलरेट करता है। कैसे, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है। डेल्टा जी इज अनचेंज्ड, के इक्विलिब्रियम अनचेंज्ड, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, which of the following types of molecules act as a biological catalyst। अब बताइए इसका आंसर क्या है। प्रोटीन, बिल्कुल, प्रोटीन हमारा कैटलिस्ट के जैसे यूज हो सकता है। आरएनए, यस, यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के जैसे वर्क कर सकते हैं, बट फॉस्फोलिपिड नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमको पूछ रहा है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज एक्सप्रेस्ड इन इंटरनेशनल यूनिट्स, हाउएवर द एसआई यूनिट इज कैटल एंड 1 कैटल इज कितना इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका आंसर गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ये आंसर आप लोग मुझे खुद से दोगे कमेंट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द कैटालिटिक एफिशिएंसी फॉर एन एंजाइम इज डिफाइंड एज। किसी भी एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी हमें कैसे पता चलेगी, जब हम क्या निकाल लेंगे, के कैट अपॉन के एम, ठीक है। अब के कैट क्या होता है, हम क्या बुलाते हैं के कैट को, टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर अगर डिफाइन करूं तो कैसे करूंगी कि कोई भी एक एंजाइम किसी एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके 1 सेकंड में कितनी जल्दी प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। और केएम क्या है, अभी हमने बताया कि ये क्या है, एफिनिटी टू बाइंड द सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें वो आंसर दिख रहा है के कैट अपॉन के एम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, which of the following strategies are used by cells for metabolic regulation? Phosphorylation, dephosphorylation, yes. Allostery, yes.
फीडबैक इनहिबिशन, बिल्कुल ये तीनों डेफिनेशंस हमें आने चाहिए। ये अब ये जब हम बायोकेमिस्ट्री का PYQ लगा रहे हैं तो दैट मीन्स हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9th का आंसर विल बी डी। तीनों ही सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है, सबस्ट्रेट कंजप्शन इन लैग फेज। ठीक है, अब ये लैग फेज क्या होता है, एक होता है लॉग फेज और एक होता है लैग फेज। तो लॉग फेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला होता है, ठीक है, और लैग फेज में क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। ठीक है, जिसमें जो भी हमारा अगर डिजायर्ड सामान है तो वो भी इसी में बनेगा लैग फेज में। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा हुआ है हमसे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमें पता है कि सेल अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है, सेल रिप्रोड्यूस करेगा जल्दी ज़्यादा, ठीक है, और बाकी लैग फेज में क्या होगा, बस सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो टर्नओवर ऑफ सेल मटेरियल, यस ये होगा। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रासेलुलर पीएच, भाई इसके बिना तो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो होम्योस्टैसिस के लिए चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट इज मोटिलिटी, अरे भाई बिल्कुल, मोटिलिटी अगर नहीं करेगा तो न्यूट्रिएंट तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो हमारा कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ होगा उसमें वो उसको मोटेलिटी मेंटेन करनी होगी टू गो फॉर द न्यूट्रिएंट। ठीक है, उसी चेम्बर में उसको न्यूट्रिएंट के ज़्यादा पास जाना होगा। तो आर इज ऑल्सो राइट। एस इज इंक्रीज इन सेल नंबर, नो, ये किसका काम है, ये कब होता है, लॉग फेज में। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है, 10th का आंसर इज सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा, मैच द विटामिन इन ग्रुप 1 विद द प्रोसेस इन ग्रुप 2। ठीक है, तो चलो हम इसे मैच करते हैं भाई। पेंटोथेनिक एसिड किसके साथ मैच होगा, हाइड्रोलिसिस। किसके साथ मैच होगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फिर है विटामिन B2। B2 किसके साथ मैच होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्योंकि विटामिन B2 है, प्रिकर्सर की तरह एक्ट करेगा फॉर FMN एंड FAD विच सर्व एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। नेक्स्ट इज विटामिन B6, ये हमारा किसके साथ मैच होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड किसके साथ हमारा मैच होगा, ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन यूनिट्स। ठीक है, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस होते हैं, और विटामिन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसमें ये टॉपिक आपने कवर नहीं किया है तो गिव इट 30 मिनट्स, ठीक है, और सारे विटामिन का फंक्शन पढ़ लो, और उससे उसके एफिशिएंसी, उसकी लैक से क्या डिजीज होते हैं, डिफिशिएंसी से क्या डिजीज होते हैं, उसको भी पढ़ लेना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस द एंजाइम विथ इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। ठीक है, हमें करेक्ट बताना है, क्या बताना है, करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th पायरुवेट काइनेज विथ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि एक्ट करेगा फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के जैसे। और बाकियों के संग क्या प्रॉब्लम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और सिट्रेट। इसके संग हमें क्या दिक्कत आती है भाई, सिट्रेट जो है वो इनिबिटर है, ठीक है, एक्टिवेट नहीं करता। सेकेंड इज NADH एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये भी क्या है, एक एलोस्टेरिक इनिबिटर। ये इसको ये सिग्नल देता है कि भाई ऑलरेडी हमारे पास एफिशिएंट है NADH, डोंट प्रोड्यूस मच ऑफ इट। ऑप्शन सी पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ADP क्यों गलत है, क्योंकि ADP एक्ट एज अ इनिबिटर ऑफ दिस एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये कैसे वर्क करेगा, ये बाकी के तीनों क्या है, इनिबिटर्स हैं। ठीक है, सिर्फ यही जो है एक्टिवेटर है। अब यहाँ देखो ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन पूछ लिया भाई, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक आपका एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, ये तीन तो भाई फेवरेट है नेट वालों के। ठीक है, इट्स अ फेवरेट टॉपिक, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा। और सिर्फ मैं नेट की बात नहीं कर रही, ये आप कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें बायोकेमिस्ट्री सिलेबस में है, यहाँ इन तीनों टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन अ ट्रांजिशन मेटल आयन एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे, विटामिन B12, विटामिन B12, जिसको हम और क्या बोलते हैं, कोबाल अमीन।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का नाम सुन के एक और क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, C60, कोबाल्ट 60 कहाँ यूज किया जाता है, इन रेडियोथेरेपी, इन कैंसर। ठीक है, बाकी जो वाइटामिन्स हैं E, C एंड D3 ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये तो हमारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अब मुझे यहाँ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको 1 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेती हूँ। तो एक क्वेश्चन हम लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उसका रट्टा लगा लेते हैं, पर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे अगर आपको बस उसका नाम पता हो, जैसे कि कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड एक और होता है अनकॉम्पिटिटिव, राइट। तो ये तीनों का कंसेप्ट मैं क्लियर कर देती हूँ कि इसमें वी मैक्स और के एम का क्या होता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज्ड होता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है कि जो को इनिबिटर है वो compete करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। किस चीज़ के लिए, सबस्ट्रेट के संग बाइंड करने के लिए। यही डेफिनेशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें के मैक्स अभी के एम मैंने अभी समझाया। तो अभी मैंने क्या समझाया आपको, के एम जो है वो क्या होता है, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम टू बाइंड विद इट्स सबस्ट्रेट। तो हमारा इनिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करना चाहेगा, ठीक है। तो एंजाइम के संग, और एंजाइम अगर बाइंड कर जाएगा इनिबिटर के संग तो उसके सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो इसका मतलब के एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला। जब हमारा इनिबिटर जो है एंजाइम के संग बाइंड कर जाएगा तो इसकी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम। तो Km तो इसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, Km बढ़ जाएगा। और Vmax कैसा रहेगा, बताओ। जो एंजाइम ऑलरेडी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर चुका है उसके संग तो इनिबिटर कंपीट ही नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब क्या है, Vmax कैसा रहेगा, अनचेंज। क्योंकि जो एंजाइम बाइंड कर चुका है सबस्ट्रेट के साथ, भाई वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहा है ना। इनिबिटर किसे इनिबिट कर रहा है, जो हमारा एंजाइम फ्री है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी, तो Km बढ़ जाएगा एंड Vmax अनचेंज। नाउ कमिंग टू नॉन कॉम्पिटिटिव। तो नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव कहाँ बाइंड करेगा, हमारे एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे, ठीक है। एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे। यहाँ इनिबिटर कहाँ बाइंड करेगा, इसके एक्टिव साइट पे, ठीक है। इसीलिए इसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के टुवर्ड्स जो है वो कम होती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट के संग तो वो इजीली बाइंड कर सकता है, उसकी इस पे एफिनिटी, उसका हमारा सबस्ट्रेट के संग एफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो Km क्या रहेगा, अनचेंज्ड, है ना। क्योंकि ये क्या है, Km एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू बाइंड विद इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है। नाउ कमिंग टू Vmax। Vmax बताओ क्या हो जाएगा। अब जो है हमारा एंजाइम ऑलरेडी आई के साथ, मतलब इनिबिटर के संग बाइंड कर चुका है, बट वो सबस्ट्रेट के संग भी बाइंड करेगा, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, ESI, एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर। अब ये बन गया तो भाई प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये बताओ। प्रोडक्ट बनने में मुश्किलें आएंगी, तो क्या हो गया, Vmax डिक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ कम्स टू अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या है, मतलब कि हमारा जो इनिबिटर है वो किसके संग बाइंड करने की इच्छा रखेगा, ES कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। जब तक हमारा एंजाइम फ्री है इनिबिटर इसे बाइंड नहीं कर पाएगा, सबस्ट्रेट को तो बिल्कुल नहीं बाइंड कर पाएगा। इनिबिटर हमारा किसके संग बाइंड करेगा, ES कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एंजाइम है वो शो करेगा अपनी आराम से S के संग बाइंड करने के लिए कैपेसिटी, है ना। तो Km क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि Km क्या है, एफिनिटी का उल्टा। नाउ कमिंग टू Vmax। Vmax क्या हो जाएगा भाई, बताओ। अब ये कॉम्प्लेक्स तो हमारा ES रहा नहीं, क्योंकि इनिबिटर बाइंड कर रहा है, क्या हो जाएगा, ESI। फिर ESI से EP कैसे कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या है, Vmax में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर हो गई बात। तो ये यहाँ पर हमने तीनों के बारे में सारी बातें जान ली, जो हमेशा ज़्यादातर आपको किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और CSIR नेट में तो भाई फेवरेट टॉपिक है ये इन क्वेश्चन पेपर बनाने वालों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।